इससे पहले हमने जहांगीर के प्रारंभिक जीवन और नूरजहां के बारे में किया था। आज हम नूरजहां का जो काल है, जैसे जहांगीर से विवाह के बाद जो जहांगीर से विवाह हुआ नूरजहां का, तो ये हुआ था 1611 में। तो 1611 से 1622 का काल और 1622 से फिर 1627 तक जो काल है नूरजहां का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां बहुत शक्तिशाली हो गई। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया और पहले इसे नूर महल की उपाधि दी और इसके बाद फिर नूरजहां की उपाधि दी, यानी संसार का प्रकाश। नूरजहां जहांगीर से विवाह होने के बाद नूरजहां बहुत शक्तिशाली हो गई और इसने 1612 में इसने अपने भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम का विवाह करवा दिया। तो खुर्रम का विवाह हो गया अर्जुमंद बानो बेगम से। अब नूरजहां और शक्तिशाली हो गई और नूरजहां ने एक गुट बना लिया जिसको नूरजहां जुनता कहा जाता है। तो नूरजहां का जो गुट है, नूरजहां जुनता, इसमें एक तो नूरजहां है, इसके अलावा आसफ खां जो उसका भाई है, उसके पिता ग्यास बेग और खुर्रम शामिल हो गया। तो ये जो 4 लोग हैं नूरजहां के गुट में, अब इन्हीं का प्रभाव पूरी तरीके से प्रशासन पे पड़ने लगा। यहाँ तक कि नूरजहां और ये जो गुट था, यही सारी प्रशासनिक नियुक्तियां करने लगे, बड़े पदों पर नियुक्त करने लगे अपने परिचितों को। यहाँ तक कि जो शाही फरमान जारी होते थे उस पर नूरजहां की दस्तखत होती थी। और अब धीरे धीरे जहांगीर उदासीन हो गया शासन प्रशासन की तरफ से, अविलासी हो गया। जहांगीर ने कहा भी था एक बार कि एक प्याला शराब और आधा शेर कबाब के लिए मैंने नूरजहां को भारत का साम्राज्य सौंप दिया। तो अब पूरी तरीके से प्रशासन पर नूरजहां का प्रभाव हो गया। हालांकि नूरजहां बहुत योग्य महिला भी थी। ये गरीब लड़कियों की शादी करवाती थी, न्याय भी करती थी। नूरजहां तरह तरह के फैशन भी जारी करती थी, तो फैशन डिजाइनर भी है ये। नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, तो अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे नूरजहां का पूरी तरीके से प्रभाव प्रशासन पे हो गया। नूरजहां खुर्रम को मानती भी बहुत थी, तो खुर्रम को भी लगता था कि जहांगीर का उत्तराधिकारी वही होगा। तो इस तरीके से ये अब नूरजहां का वर्चस्व रहा लगभग, हम देखेंगे तो 1622 तक नूरजहां अपनी शक्ति के चरम पर है। इस समय सारे शाही फरमान नूरजहां के ही आदेश से जारी हो रहे हैं। अब नूरजहां को यहीं हम रोकेंगे और अब जहांगीर के काल की उपलब्धियां हम देखेंगे। जहांगीर काल की उपलब्धियां क्या रही। तो जहांगीर के काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, वो मानी जाती है मेवाड़ से संधि। जहांगीर ने, हम देखेंगे कि अकबर ने बहुत प्रयास किया
और लगभग राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लाया, लेकिन मेवाड़ को अपनी अधीनता में नहीं ला पाया। 1597 में राणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई और राणा की मृत्यु के बाद राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठे मेवाड़ की। अमर सिंह शासक हुए। अमर सिंह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो जहांगीर जब शासक बना तो इसके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि मेवाड़ को अधीनता में लाना। तो सबसे पहले तो इसने 1605 में ही शहजादा परवेज को भेजा मेवाड़ के खिलाफ, लेकिन शहजादा परवेज असफल रहा। इसके बाद इसने महावत खां को भेजा, लेकिन महावत खां भी मेवाड़ के खिलाफ सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ के खिलाफ खुर्रम को भेजा और खुर्रम ने दबाव बनाया राणा के ऊपर। और इस समय तक राणा अमर सिंह भी परेशान हो चुके थे और इनको भी ये लगता था कि हम झूठी शान के लिए अपनी मुगलों से लड़ रहे हैं, तो हमारी व्यवस्था तो ज़्यादा नहीं बिगड़ती, लेकिन मुगल जब अटैक करते थे तो किसानों की फसलों में आग लगा देते थे, जनता पे अत्याचार होता था। तो अमर सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उनको लगा कि इतने लंबे समय से मेवाड़ की जनता इतने अत्याचार बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आज तक जनता ने हमारी शिकायत नहीं की। तो इसलिए इन्होंने फिर निर्णय लिया कि अब मुगलों से संधि कर ली जाए। और इस तरीके से 1615 में मेवाड़ से संधि हो गई। अब ये जो संधि है, मेवाड़ से जो संधि हुई, तो खुर्रम मेवाड़ से संधि करने में सफल रहा। राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये जहांगीर के काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, मेवाड़ से संधि। और जहांगीर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने खुर्रम को शाह की उपाधि दी, शाह खुर्रम। तो खुर्रम को शाह की उपाधि मिली इस संधि के बाद। और खुर्रम को जहांगीर ने ये कहा कि मेवाड़ से इस तरीके की संधि करे कि राणा को कोई आघात न पहुँचे या राणा की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, क्योंकि इसी से प्रसन्न था जहांगीर की राणा ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस संधि के तहत जो शर्तें मुगलों की तरफ से राणा के समक्ष रखी गई, उसमें कुछ था नहीं, राणा से कुछ लिया नहीं गया, बल्कि मेवाड़ की संधि के तहत पहला तो ये कि राणा ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो राणा ने अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा ये था कि जो मेवाड़ से युद्ध हुआ था अकबर के समय 1567-68 में, तब मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। तो जहांगीर ने इनसे कुछ लिया तो नहीं, बल्कि राणा को चित्तौड़ का किला वापस कर दिया। चित्तौड़ वापस कर दिया। बस ये शर्त रखी कि चित्तौड़ के किले की आप किलेबंदी नहीं करेंगे और इसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। तो चित्तौड़ का किला वापस कर दिया। इसके अलावा जो अमर सिंह के पुत्र करण सिंह थे, तो करण सिंह को पंचहजारी मनसबदार बना दिया। पंचहजारी मनसबदार बना दिया गया। तो करण सिंह को पंचहजारी मनसबदार बना दिया गया और राणा अमर सिंह और करण सिंह की मूर्ति लगवाई आगरा के उद्यान में जहांगीर ने।
लेकिन इस संधि के बाद बड़ी ग्लानि हुई अमर सिंह को कि भाई उनके पिता ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो राणा अमर सिंह इन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास लेके करण सिंह को इन्होंने शासक बना दिया मेवाड़ का, और संन्यास लेके ये जयपुर के पास नौचौकी नामक स्थान पर चले गए, नौचौकी, और यहीं पे इन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये मेवाड़ की जो संधि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है जहांगीर के काल की। दूसरी एक समस्या जहांगीर के काल में ये थी कि हम देखेंगे कि अकबर की जो दक्षिण नीति थी, अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया था और अहमदनगर के कुछ क्षेत्रों पर अकबर के समय कब्जा हो गया था। लेकिन अहमदनगर को एक वजीर की सेवाएं प्राप्त हुई। एक व्यक्ति था मलिक अंबर। मलिक अंबर जो है ये अबिसीनियाई नागरिक था, ये अफ्रीका का था, तो अबिसीनिया का नागरिक था ये, और ये बड़ा योग्य व्यक्ति था। तो जब इसको अहमदनगर की सेवाएं प्राप्त हुई, ये वजीर हो गया अहमदनगर का, तो इसने धीरे धीरे दक्षिण भारत में छापामार युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने ही पहले की, इसके बाद उसको शिवाजी ने अपनाया था। तो मलिक अंबर जो है इसने धीरे धीरे अहमदनगर के सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो जहांगीर के सामने ये भी चुनौती थी कि किस तरीके से अहमदनगर से ये क्षेत्र वापस लिए जाएं। तो यहाँ भी कई अभियान भेजे जहांगीर ने, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इसके बाद 1617 में जहांगीर ने खुर्रम को भेजा, मलिक अंबर के खिलाफ खुर्रम को भेजा। अब खुर्रम जो है इसने एक बीजापुर का शासक था अली आदिल शाह, तो अली आदिल शाह की मध्यस्थता से खुर्रम सफल हो गया मलिक अंबर से संधि करने में, और 1717 में अहमदनगर से संधि हो गई। अहमदनगर से संधि, तो अहमदनगर से संधि हो गई, और इस तरीके से जो मुगलों के क्षेत्र थे ये मलिक अंबर ने लौटा दिए, और ये संधि हुई मध्यस्थता से। बीजापुर का शासक था अली आदिल शाह, अली आदिल शाह। तो अली आदिल शाह की सहायता से ये संधि हुई थी, इसने मध्यस्थता की थी। इसीलिए जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ इस संधि के बाद, और जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी, शाहजहां। और अली आदिल शाह जो है इसको इसने उपाधि दी फरजंद की। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, तो पुत्र की उपाधि दी अली आदिल शाह को। तो इस तरीके से यहाँ भी खुर्रम सफल रहा। तो ये जो जहांगीर के काल की उपलब्धियां हैं। अब 1617 तक लगभग शाहजहां के चरमोत्कर्ष का काल है, खुर्रम के चरमोत्कर्ष का काल है। लेकिन 1617 के बाद नूरजहां खुर्रम से नाराज रहने लगी, क्योंकि नूरजहां बहुत महत्वाकांक्षी महिला है, और नूरजहां हमेशा ये चाहती थी कि उसका शासन में हस्तक्षेप बना रहे। इसलिए नूरजहां ने, एक जहांगीर का पुत्र था, एक रखैल से पैदा हुआ था शहरयार। तो शहरयार ये अयोग्य व्यक्ति था। शहरयार से नूरजहां ने अपनी पुत्री, जो शेर अफगन से पैदा हुई थी, जो पुत्री लाडली बेगम, तो शहरयार से इसने लाडली बेगम की शादी कर दी। बेगम का विवाह कर दिया, तो शहरयार से विवाह कर दिया। अब नूरजहां का झुकाव
शहरयार की तरफ हो गया। अब नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद शहरयार भविष्य में शासक बने, और इससे जो नूरजहां का गुट था ये धीरे धीरे इसका पतन हो गया, गुट का। और अब नाराज रहने लगा खुर्रम नूरजहां से। इसी समय नूरजहां ने एक फरमान, एक आदेश जारी करवाया, और आदेश जारी करवा के खुर्रम को दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया गया। अब जब खुर्रम को दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया गया तो इससे नाराज हो गया खुर्रम, और खुर्रम को ये लगा कि ये नूरजहां का षड्यंत्र है। नूरजहां ये चाहती है कि खुर्रम राजधानी से दूर रहे ताकि अपने मंसूबों को अंजाम दे पाए नूरजहां। तो पहले तो इसने आनाकानी की, लेकिन इसके बाद दक्षिण जाने को तो तैयार हुआ खुर्रम। लेकिन खुर्रम ने ये शर्त रखी कि हम इसी शर्त पे दक्षिण जाएंगे जब खुसरो को हमारे संरक्षण में दिया जाए। तो खुसरो का संरक्षण जो है ये दे दिया गया शाहजहां को। खुसरो का संरक्षण इसलिए मांगा इसने कि एक तो नूरजहां अब विरोधी हो गई है खुर्रम की, तो खुर्रम अब सशंकित था कि नूरजहां तो अपने दामाद का फेवर कर रही है। दूसरी चीज की खुसरो जो जहांगीर का सबसे बड़ा लड़का था, इसको जहांगीर ने अंधा करवा के जेल में डलवाया था। लेकिन बाद में जहांगीर का हृदय परिवर्तन हो गया, द्रवित हो गया ये, और इसने खुसरो का इलाज करवाया, और खुसरो की आंखों में रोशनी भी आ गई कुछ, और अब झुकाव जहांगीर का खुसरो की तरफ होने लगा। तो अब खुर्रम के लिए दो खतरे हो गए, एक तो शहरयार और दूसरा खुसरो। अब लगने लगा खुर्रम को कि कहीं ऐसा ना हो कि जहांगीर खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे, क्योंकि खुसरो बड़ा लड़का है इसका। तो इसमें ये जब दक्षिण गया तो खुसरो को अपने संरक्षण में ले लिया इसने, कि हिरासत में लेके वहाँ पे रखा गया। और वहीं 1622 में खुसरो की हत्या कर दी गई। हालांकि ये बताया गया कि ये बीमार पड़ के मरा है, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई, और खुसरो की हत्या कर दी गई। और इसके बाद खुसरो को लाया गया, इसके शव को आगरा, और आगरा के बाद यहाँ से इसको भी इलाहाबाद भेज दिया गया। और इलाहाबाद में खुलदाबाद में जहाँ इसकी माँ को दफन किया गया था, वहीं खुसरो को भी दफन कर दिया गया। तो इस तरीके से खुसरो का अंत हो गया। आगे हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे जहांगीर के बारे में।